I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of biodiversity and conservation. So let's start the discussion. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है मैनी स्पीशीज लाइक द स्टेलर सी काउ एंड द पैसेंजर पिजन हैव बीन ड्रीवन टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दिस सिचुएशन. तो एक्सटिंक्शन का रीज़न बताना है यहाँ पर. तो देखो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास है ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन बींग्स. क्लियर. सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है पॉल्यूशन. थर्ड ऑप्शन आता है हैबिटेट लॉस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज. तो अगर यहाँ पर हम इनके एक्सटिंक्शन का रीज़न बताएं तो एक्सटिंक्शन का रीज़न हम लोगों के पास है ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमन. पॉल्यूशन से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना नहीं पड़ेगा कि एक्सटिंक्ट हो जाएं. हैबिटेट लॉस नहीं लिया जा सकता बिकॉज ऑब्वियसली हैबिटेट इनका प्रिजर्व है. दैट इज़ नॉट द रीज़न कि जिस वजह से इनकी एक्सटिंक्शन का डेंजर है इनके ऊपर, और इनको किसी इंट्रोड्यूस स्पीशीज से कोई कंपटीशन भी नहीं है. तो एक्चुअल में जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जो इनको यूज़ करते हैं फॉर देयर बेनिफिट्स, तो उस वजह से देयर कैन बी अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन. देन सेकेंड हम लोगों के पास आता है आइलैंड इकोसिस्टम इज द मोस्ट वल्नरेबल ड्यू टू. वल्नरेबल सबसे ज़्यादा क्यों माना जाता है उसे. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल साइज एंड स्मॉल नंबर ऑफ द स्पीशीज. बी ऑप्शन है लार्ज साइज एंड द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज. सी आपके पास आता है बेटा लार्ज साइज ओनली, और डी ऑप्शन आता है स्मॉल साइज ओनली. तो अगर हम आइलैंड इकोसिस्टम की बात करें वो ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ये कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के पास हैं या जो इवन स्पीशीज़ हैं जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं, एक तो उनका बेटा स्मॉल साइज है और नंबर भी उनका स्मॉल है. तो ऑलवेज देयर इज़ अ लाइक डेंजर कि वो ख़त्म हो सकते हैं, नंबर उनका बहुत कम हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी उनका नंबर स्मॉल है और इवन उनका साइज भी बहुत छोटा है. तो देयर आर द चांसेस कि दे कैन अंडरगो एक्सटिंक्शन. क्लियर. अगर लार्ज साइज या लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आप लेके चलते हो तो दे आर नॉट वल्नरेबल टू द एक्सटिंक्शन. लार्ज साइज ओनली अगेन नॉट. और अगर आप स्मॉल साइज ओनली लेते हो तो स्मॉल साइज ओनली इज नॉट द रीजन. स्मॉल साइज के साथ है स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज. तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है बेटा वाटर हाइसिंथ विच इज कॉल्ड द इकॉर्निया क्रेसिपिस. ये बेसिकली एक प्लांट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में टू रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. तो सबसे पहले है डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन. सेकंड आपके पास आता है को एक्सटिंक्शन. थर्ड ऑप्शन है बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड डी आपके पास है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. पहली बात तो देखो वाटर हाइसिंथ को कॉमनली अगर आपने देखा है तो इसको बेटा टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, जो इसका एक कॉमन नाम दिया गया है इसको. और वो इसलिए दिया गया क्योंकि इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में लेक्स में, तो जस्ट फॉर देयर ब्यूटीफुल लीव्स एंड कलर्स की वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज इट लुक ब्यूटीफुल. बट इट एक्चुअली अंडरगो द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन विद द हेल्प ऑफ द ऑफसेट, जिससे ये काफ़ी फास्ट रेट पे प्रोपिगेट करके कम टाइम में वाटर बॉडीज को पूरा कवर अप कर देते हैं. सो दैट एक्चुअली प्रोवाइड हार्म टू द एक्वेटिक फूड चेन एंड इवन द ऑर्गेनिज्म. तो इसका जो एग्जाम्पल इंक्लूड किया जाता है वो किया जाता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन में. अगर आप ये देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन, तो ये नहीं है. ठीक है. को एक्सटिंक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जहाँ होगा वहाँ कोई और हो भी नहीं सकता. एलियन स्पीशीज इन्वेजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तो ये स्पीशीज बाहर से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है, तो इट इज़ काइंड ऑफ द एलियन और द फॉरेन यू कैन से. और ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ कि उसके बाद से ये फैलने में ही है, पूरा रिप्रोड्यूस करके हर वाटर बॉडी को ये कवर अप करते हैं. तो आज की डेट में इंडिया में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ज़्यादातर वहाँ जहाँ रुका या खड़ा पानी है, स्टेगनेंट वाटर. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल फॉर द एलियन स्पीशीज इन्वेजन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसका नहीं यूज है किसी तरीके से, तो डी हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. तो देखो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट्स बीइंग ड्रीवन टू एक्सटिंक्शन. और ये नीट 2016 में आ चुका है क्वेश्चन.
तो सबसे पहला रीज़न हमें दिया जाता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, कि बाहर से कोई स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई जिसने कि लोकल स्पीशीज को हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, तो उस वजह से हो सकता है कि उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का डेंजर हो। बी ऑप्शन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वो खराब हो चुका है, जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ। सी आपके पास हो सकता है को एक्सटिंक्शन, और डी आपको दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है बेटा, बिकॉज क्वेश्चन में आपके पास लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो एनिमल और प्लांट को एक्सटिंक्शन की तरफ मोड़ता है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बनेगा, क्योंकि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है, तो उस हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो भी एक्सटिंक्शन को किसी ना किसी तरीके से इनवाइट ज़रूर करती हैं, बट ऑब्वियसली वी हैव टू टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो फोर्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ एनी एक्सटिंक्शन ऑफ अ म्यूचुअलिस्टिक पॉलिनेटर टेक्स प्लेस व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स वेयर इट पॉलिनेट्स। म्यूचुअलिस्टिक पॉलिनेटर का अगर एक्सटिंक्शन हो जाता है तो इसके ऊपर प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है जहां पर पॉलिनेशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज द पॉलिनेशन, नो इफेक्ट बिकॉज सब्स्टिट्यूट पॉलिनेटर इज अवेलेबल। सी ऑप्शन है द प्लांट वुड नॉट बी पॉलिनेटेड, और डी आपके पास है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन में अगर बेटा म्यूचुअलिस्टिक पॉलिनेटर का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उसमें अगर हम बोले कि पॉलिनेशन डिक्रीज करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर, नो इफेक्ट बिकॉज सब्स्टिट्यूट पॉलिनेटर इज अवेलेबल। तो सब्स्टिट्यूट तो नहीं है बट दे कैन गो फॉर सम लाइक अदर वे। द प्लांट वुड नॉट बी पॉलिनेटेड, ये भी हम नहीं बोल सकते कि प्लांट पॉलिनेट नहीं होगा, पॉलिनेशन फिर भी हो जाएगी। नन ऑफ द अबव जो है डी वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो एग्जैक्ट इफेक्ट है वो आपके पास ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो फिफ्थ में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 6 क्वेश्चन है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमीट्स ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर टू एज व्हाट। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2015 में आ चुका है। तो अगर गैमीट का प्रिजर्वेशन करना है वो भी क्रायो प्रिजर्वेशन, क्लियर, ताकि उनको हम आगे जाके बचा सकें, उनका नंबर बढ़ा सकें, क्योंकि उनके खत्म होने का डेंजर है, एक्सटिंक्शन का खतरा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन सीटू मैथड हम यूज कर सकते हैं, एडवांस्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या इन सीटू कंजर्वेशन बाय द सैक्रेड ग्रुप्स, या फिर इन सीटू क्रायो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर लिखा है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट। क्रायो प्रिजर्वेशन वर्ड इज कमिंग वेयर द थिंग्स आर प्रिजर्व्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर, माइनस में चला जाता है वो टेम्परेचर, सो दे कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। वट एवर उनको वेन एवर दे वॉन्ट टू यूज इट दे कैन यूज इट इफ दे आर प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग द क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपके पास बनता है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो हमारे पास बनता है बेटा बी, एडवांस्ड XC2, बिकॉज क्रायो प्रिजर्वेशन है गैमीट का तो XC2 है, ठीक है, कंजर्वेशन आप कर रहे हो बायोडाइवर्सिटी का, सो इट इज कॉल्ड एडवांस्ड XC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज नॉट इन C2। तो देखो इन C2 वाली ऑप्शंस तो हमारी वैसे ही निकल जाती हैं, ठीक है। तो बचा हमारे पास बी, दैट इज एडवांस्ड XC2 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 6 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द XC2 प्लांट कंजर्वेशन। XC2 प्लांट कंजर्वेशन में आप क्या यूज नहीं करोगे, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट 2013 में आ चुका है। सबसे पहले तो है फील्ड द जीन बैंक्स, जीन बैंक्स बनाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास सीड बैंक्स, सी आपके पास है बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डी आपके पास है बोटेनिकल गार्डन। अब देखो अगर हमने प्लांट कंजर्वेशन करना है वो भी XC2, तो हम बोटेनिकल गार्डन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड मैथड, या फिर वहाँ से सीड कलेक्ट करके उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, जीन को प्रिजर्व किया जा सकता है, ताकि अगर बाई चांस वो प्लांट एक नेचुरल हैबिटेट में ख़त्म हो चुका है तो अगर उसके सीड अवेलेबल है हम उसको वापस ग्रो करवा सकते हैं। बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट अ मैथड फॉर द प्लांट कंजर्वेशन, इट इज़ अ मैथड इन कल्टीवेशन बट नॉट इन प्लांट कंजर्वेशन।
तो देखो जीन बैंक भी आएगा इसमें, सीड बैंक भी आएगा, बोटानिकल गार्डन भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट देयर इज नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द XC2 प्लांट कंजर्वेशन। तो नंबर 7 का जो सही ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। नंबर 8 हमारे पास है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बोटेनिकल गार्डन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ लुक एट द पॉइंट, दे आर आस्किंग यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बोटेनिकल गार्डन। तो देखो ए ऑप्शन है, वन कैन ऑब्जर्व द ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, ठीक है। सेकेंड है, दे अलाउ द XC2 कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म, क्लियर। सी, दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ का बोटेनिकल गार्डन से कोई रिलेशन नहीं है। वाइल्ड लाइफ अगर यहाँ पर है तो इट मस्ट बी रिलेटेड विद द जूलॉजिकल पार्क, नॉट विद द बोटेनिकल गार्डन। डी आपके पास है, दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर द रिक्रिएशन। ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन हम बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। यू हैव टू पिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही रहता है कि बोटेनिकल गार्डन में एक तो प्लांट का प्रिजर्वेशन होगा और उनसे जो सीड कलेक्ट किए जाते हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है उन जगहों पे, स्पेशली जहां वो प्लांट खत्म हो चुके हैं या जहां उनका नंबर हमें इंक्रीज करना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन वाइल्ड लाइफ की वजह से हम नहीं इंक्लूड करेंगे, डी ऑप्शन होता है बट दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी, दे अलाउ द XC2 कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द बोटेनिकल गार्डन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच वॉज हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन 1992। तो उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ समिट, सेकंड ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है जिनेविया कन्वेंशन और डी आपके पास है जेनेरियो कन्वेंशन। अब बेटा इसमें देखो हिस्टोरिक कन्वेंशन है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर किया गया था, ठीक है। एंड व्हेन यू लुक एट द ऑप्शन तो आप देखो जो ये प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या जिनेविया कन्वेंशन या जेनेरियो कन्वेंशन, दीज आर नॉट रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। दीज आर एक्चुअली रिलेटेड विद सम जो ओजोन में होल है उसको कैसे हमने फुलफिल करना है, ठीक करना है, या जो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कैसे हमने करेक्ट करना है। तो ये सब इनके मेन मोटो थे। यहाँ पर आपको पूछा गया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, तो उसको कॉमनली बोला जाता है अर्थ समिट। सो 9th का करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। नंबर 10 हमारे पास है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो पहला देखो ऑप्शन है बेटा इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क्स हैं, XC2 कंजर्वेशन में बोटेनिकल गार्डन्स हैं, क्लियर। बी है इन सीटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन है, XC2 में आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सी ऑप्शन में है इन सीटू कंजर्वेशन में सीड बैंक और XC2 में हमारे पास है नेशनल पार्क, जो वैसे भी गलत हो जाता है। इन सीटू कंजर्वेशन में है टिश्यू कल्चर और XC2 में है सैक्रेड ग्रोव, ये भी गलत है आपके पास। तो नंबर 10 में अगर आप ए और बी ऑप्शन में ध्यान से देखो तो ए में बेटा इन सीटू कंजर्वेशन के सामने नेशनल पार्क है और XC2 में है बोटेनिकल गार्डन, जो कि बिल्कुल क्लियर है आपके पास, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बी ऑप्शन की बात करें तो बी में इन सीटू कंजर्वेशन के सामने है क्रायो प्रिजर्वेशन और XC2 में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फिर से रॉन्ग है हमारे पास। तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नंबर 11 है, व्हाट इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज में सबसे पहले बताते हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रिप ऑफ द लैंड दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू माइग्रेट फ्रॉम द वन वाइल्डरनेस एरिया टू अनदर। नाउ दैट इज नॉट द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, ये गलत है। अ लॉ दैट मेक इट इलीगल to do harm to the species that are listed as endangered or threatened. Now that is again not the sustainable use of resources. Sustainable use of resources का मतलब है कि resources जितने भी हमारे पास available हैं, which are basically called natural resources, उनको समझदारी से use किया जाएगा by the people, ताकि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए हमारे इन्वायरमेंट से और हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सके और उनको रिसाइकिल भी कर सके इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी। दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज।
तो अगर आप सी ऑप्शन देखो तो हमारे पास है द एबिलिटी टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट हेल्प द पीपल टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम। नाउ दैट इज अ सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। डी ऑप्शन अगर आप चेक करो तो उसमें लिखा है द स्टडी ऑफ द मैथड विच हेल्प टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। नाउ दैट इज नॉट द मोटो ऑफ द सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। वो तो पढ़ के वैसे भी क्लियर हो गया है। तो 11 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। नंबर 12 है बेटा सैक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया रिलेटेड टू व्हाट। जो होते हैं ना, मतलब एक तरीके से पवित्र माने जाते हैं, जिनकी पूजा होती है, जिनको रखा जाता है एक ऐसी जगह पे, तो सैक्रेड ग्रोव्स काइंड ऑफ बोला जाता है उनको। तो इट इज़ रिलेटेड विद द कल्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया। क्लियर? इट इज़ द प्लेस वेयर द थ्रेटेंड स्पीशीज आर प्रोटेक्टेड। सी ऑप्शन है इट इज़ द प्लेस वेयर ओनली द आर्टिफिशियल एनिमल ब्रीडिंग इज अलाउड। डी ऑप्शन है फॉरेस्ट पैचेस अराउंड द प्लेस ऑफ वर्शिप। सैक्रेड ग्रोव में वो जगहें आती हैं जिनको लोग एक तरीके से प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करते हैं, उनको मतलब बाकियों से अलग करके एक तरीके से, जहाँ पर ह्यूमन हंटिंग, पोचिंग, इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहाँ उनको पूजा की जाती है, उनको एक तरीके से संभाल के रखा जाता है, तो उनको सैक्रेड ग्रुप्स बोला जाता है। तो एक्चुअल में जो डी आपके पास है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन है फॉर द सैक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया। ये फॉरेस्ट पैचेस हैं अराउंड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्लियर? जिनको रखा जाता है संभाल के, एक बाउंड्री बना दी जाती है कि इनमें कोई इंटरफेरेंस किसी भी तरीके की अलाउ नहीं की जाएगी। दिस इज हाउ दे आर प्रिजर्व्ड। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द फेमस मस्क डियर और हंगुल। नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो देखो पहले बेटा यहाँ पर लिखा है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। मणिपुर में नहीं है। दिस एक्चुअली नेशनल पार्क जो कि मस्क डियर के लिए बहुत फेमस माना जाता है, ये एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर में है, JNK। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में मणिपुर है वो गलत है, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड में है अरुणाचल प्रदेश। अब बचा फोर्थ ऑप्शन दाचीगाम नेशनल पार्क विच इज इन द JNK, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो 13th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। नंबर 14 है बेटा कोर जोन, बफर जोन एंड द मैनिपुलेटिव जोन्स आर फाउंड इन। अभी ये जोन है, इनमें एरिया डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी अलाउ है, कहाँ पर ह्यूमन जा सकते हैं, कहाँ पर उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। तो इन जोन में कोर जोन है, बफर जोन है, मैनिपुलेशन जोन है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ये बेसिकली नेशनल पार्क में नहीं है, सेंचुरी में नहीं है, टाइगर रिजर्व में नहीं है, ये बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये डिफाइन करा जाता है, बाउंड्री बनाई जाती है कि कहाँ तक ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल होगा, कहाँ तक वो अलाउ है या कहाँ उनको रिस्ट्रिक्ट रहना है, ताकि हमारी जो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है उसको कोई इफेक्ट ना पहुँचे। तो 14 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। Question number 15 in your opinion, which is the most effective way to conserve the plant diversity of an area? किसी एरिया में अगर प्लांट डाइवर्सिटी को हमने कंजर्व करना है तो विच विल बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड? मोस्ट इफेक्टिव मेथड में हमारे पास आता है यहाँ पर बाय टिश्यू कल्चर मेथड। तो टिश्यू कल्चर इज लाइक अ वेरी स्मॉल टेक्निक, इट इज बेसिकली यूज्ड इन द माइक्रो प्रोपिगेशन, तो वो यहाँ पर नहीं है। बाय क्रिएटिंग द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम प्लांट की उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का डेंजर है। बाय क्रिएटिंग बोटेनिकल गार्डन, पर्टिकुलर एक एरिया के चाहिए तो सबसे बेस्ट मेथड तो बायोस्फीयर रिजर्व है आपके पास, क्योंकि उसमें फिर लार्ज स्केल पे प्रिजर्वेशन होगा। बाय डेवलपिंग द सीड बैंक इज नॉट एट अ लार्ज स्केल। तो 15th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 16 है बेटा द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ द स्पीशीज। रेड लिस्ट में वो स्पीशीज आती हैं जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का डेंजर है, तो उनको निकाल के अलग किया जाता है ताकि उनकी प्रिजर्वेशन के ऊपर काम किया जा सके। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिकली इस चीज़ में इंडल्ज होती है? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन है जिसका मेन काम है उन स्पीशीज को पिक करना जिनके ऊपर
मतलब एक्सटिंक्शन का डेंजर है, ताकि उनको रेड लिस्ट में रखा जाए और फिर उनके लिए कुछ काम भी किए जाएं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 17 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया। इंडिया में जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है जिसके ऊपर एक्सटिंक्शन का डेंजर है वो हमें बतानी है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है रॉवोल्फिया सर्पेंशिया, सेकंड है सैंटलम एल्बम जिसको सैंडलवुड बोला जाता है, जिसकी लकड़ी बहुत यूज करते हैं लोग, काटते भी हैं, चोरी भी करते हैं। सी हमारे पास है साइकस बिडोनिनी। तो अगर 17 नंबर क्वेश्चन में हम एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज की बात करें तो इसमें ये सारे के सारे बेटा एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज में काउंट होते हैं। तो 17 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 18 नंबर है, व्हाट इज कॉमन टू द लैंटना, इकॉर्निया एंड द अफ्रीकन कैटफिश। एक तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ऑल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया, क्लियर, सारे एंडेंजर्ड नहीं है, स्पेशली कॉर्निया तो बिल्कुल नहीं है। ऑल आर की स्टोन स्पीशीज, सारी बेटा की स्टोन स्पीशीज भी नहीं है। ऑल आर मैमल्स फाउंड इन इंडिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, दे आर नॉट मैमल्स, सम आर लाइक फिश एंड सम आर प्लांट, सो नॉट मैमल्स। All the species are neither threatened nor indigenous species of India. Now that is the correct option which can be applied all the three member जो आपको questions में given है। तो 18th में जो correct option बनेगा that will be the D option। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, द एक्सटिंक्शन ऑफ द पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू। पैसेंजर पिजन का जो एक्सटिंक्शन हुआ है वो किस वजह से है। ए है इंक्रीज्ड नंबर ऑफ द प्रीडेटरी बर्ड, ठीक है, बी है ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमंस, सी है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड और डी है बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन। तो अगर आप इन चारों स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से उनका एक्सटिंक्शन हुआ दैट इज एक्चुअली द ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय द ह्यूमंस, क्लियर। तो 19 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है। तो सबसे पहले है पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री, क्लियर। सेकेंड है अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्रेट टू द इंडिजीनियस कैटफिश। सी है स्टेलर सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल और डी है लैंटना इज पॉपुलरली नोन एज द कैरेट ग्रास। तो ये जो स्टेटमेंट आप लोगों के पास गिवन है, क्लियर, तो हमने इसमें से बेटा करेक्ट बतानी है। तो करेक्ट हमारे पास यहाँ पर बनता है सी, बाकी जो है वो करेक्ट नहीं है, आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 20 में करेक्ट हमारा बनता है सी ऑप्शन। 21 है, अमंग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर कैन वन फाइंड द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ द फ्लोरा एंड द फौना जो आपको देखने को मिल सकता है और वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर सॉल्टी एरिया भी आते हैं, तो काफ़ी एनिमल तो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते। डेजर्ट में भी आपको पता है सारे एनिमल या सारे प्लांट आपको नहीं मिलेंगे, ओनली दोज विल बी प्रेजेंट ओवर देयर हु आर वेल अडेप्टेड टू द ड्राई कंडीशन। कोरल रीफ जो आपके पास है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट जहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट अ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, दैट इज अ कोरल रीफ। तो इसमें जो वो सीलेंट्रेट के मेंबर्स हैं दे हैव द स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उनकी डेथ के बाद ये डिपॉजिट हो जाता है सी बेड्स में, सो दे फॉर्म अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ। एल्पाइन मेडोज में भी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है, टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। तो 21 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। 22nd है बेटा, द इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में कौन से लेवल्स हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड आता है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बायोडाइवर्सिटी में जब हम डील करते हैं विद द डिफरेंट नंबर एंड टाइप ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसमें सब लेवल इंक्लूड होते हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज, इवन इकोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी। तो 22nd में सही ऑप्शन बनेगा फोर्थ, दैट इज डी ऑप्शन।
23rd हमारे पास है, विच अमंग द रिचनेस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है स्पीशीज की, उसको कौन से हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है? तो देखो, पहला है डेविड टिलमैन हाइपोथेसिस। नाउ डेविड टिलमैन हाइपोथेसिस वाज नॉट फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सेकेंड है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बाय द अलेक्जेंड्रा वॉन हम्बोल्ट। नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन जो 23rd के लिए हमारे पास है, दैट इज द बी ऑप्शन। सी अगर आप देखो, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, दिस इज नॉट फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नन ऑफ द अबव आप नहीं दे सकते क्योंकि ऑप्शन गिवन है बेटा, दैट इज द सेकेंड और द बी विच इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमने बतानी है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है बेटा साउथ अफ्रीका, सी ऑप्शन है रशिया और डी आप लोगों के पास आता है इंडिया। तो इसमें अगर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की हम लोग बात करें अमंग द 4 गिवन कंट्रीज, जो आपको 4 ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है, तो ब्राज़ील जो है दैट is the correct option where you can find the maximum biodiversity among the given 4 countries. तो 24 में जो correct option बनता है that will be the A option. 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉज क्या नहीं है? सबसे पहले है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट अगर डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, जो उनका नेचुरल घर है, जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट है, अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये रीजन है। इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, बाहर से कोई स्पीशीज आके फैल गई, रिप्रोड्यूस कर गई, तो उसकी वजह से जो लोकल स्पीशीज हैं, जो लोकल मेंबर्स हैं, उनको नुकसान तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कीपिंग एनिमल इन द जूलॉजिकल पार्क। अब कीपिंग एनिमल इन द जूलॉजिकल पार्क अगर हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दैट इज इन दिस क्वेश्चन, तो एनिमल्स को अगर जूलॉजिकल पार्क में आप रखते हो तो यहाँ पर देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा अगर आप उनको जूलॉजिकल पार्क में रख रहे हो, आप तो उनको सेव कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रख रहे हो, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा आपके पास। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि कौन सा कॉज नहीं है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करोगे तो लॉस होगा, एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस होगी तो लॉस होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर होगा नेचुरल रिसोर्सेज का तो भी लॉस होगा बेटा। तो इन तीनों से लॉस होता है, किससे नहीं होगा? ऑब्वियसली बाय कीपिंग द एनिमल इन द जूलॉजिकल पार्क। तो 25th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट आपके पास है लैंटना, सेकेंड ऑप्शन है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन विच इज कॉमनली कॉल्ड द दूब ग्रास, सी पार्थीनियम है जिसको हिंदी में बाथू भी बोला जाता है, और डी कॉर्निया है जो कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से बहुत फेमस है। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा बेटा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज नहीं है, जो बाहर से नहीं आया और जिसने आते यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो साइनोडॉन डेक्टाइलॉन विच इज कॉमनली नोन एज द दूब ग्रास, इट इज नॉट एन एलियन स्पीशीज। क्लियर? बाकी हमारे पास जो है वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में आती है। तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 27 है, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड द पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट इज निपेंथिस खासियाना, निपेंथिस खासियाना बोलते हैं इसको, एंड इट इज अ काइंड ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये, इंसेक्ट पकड़ते हैं उन्हीं के ऊपर फीड करते हैं। फर्स्ट है बेटा रेन फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं मिलेगा डेफिनेटली। सेकंड ऑप्शन है सुंदरबन, सुंदरबन में भी नहीं मिलेगा। थार डेजर्ट जहाँ पर ड्राई कंडीशन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर डेफिनेटली यू कैन फाइंड द पिक्चर प्लांट। तो 27 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। वेस्टर्न घाट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 28 हमारे पास है, गिवन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी है बेटा इसमें, तो व्हाट ग्रुप द 4 पोर्शन रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखो ए जो है वो मैक्सिमम पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, और आपको पता है एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम किसको बोला जाता है? सबसे बड़ा फाइलम होता है बेटा आर्थ्रोपोडा,
ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है तो मतलब इंसेक्ट आएंगे, तो ए मस्ट बी द इंसेक्ट, ए आपके पास इंसेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब इंसेक्ट में एक ऑप्शन है ए जिसमें आपको इंसेक्ट गिवन है और एक डी है। अगर आप बी और सी ऑप्शन को चेक करो तो ए में बेटा क्रस्टेशिया दिया है और सी में मोलस्का है, तो इनको आप निकाल दो यहां से। अब आपके पास बचा ए और डी ऑप्शन, अब उनमें से देखते हैं। अब उसके बाद अगर मैक्सिमम आप एरिया कवरेज देखो तो मैक्सिमम जो कवरेज हो रहा है वो बी कर रहा है बेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हम किसको बोलते हैं, मोलस्का को। तो ऑब्वियसली दे कम्स अंडर आफ्टर द आर्थ्रोपोडा, आफ्टर द इंसेक्ट, तो सेकंड मस्ट बी द मोलस्का। तो ए भी गया आपका ऑप्शन से बाहर, तो बचा आपका डी। तो इट इज वेरी क्लियर, सी होगा क्रस्टेशिया और डी आपके पास आते हैं अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल। तो 28 में करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे पास डी ऑप्शन। 29 है बेटा, इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो एस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में जो एस है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज की रिचनेस को, रिचनेस ऑफ अ स्पीशीज। स्लोप ऑफ द लाइन आप इसको नहीं बोलोगे, स्लोप ऑफ द लाइन बेटा अलग चीज है, स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशल स्पीशीज हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द स्पीशीज रिचनेस। तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 30th हमारे पास है, इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो Z है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात करो तो इसके लिए जो आपको दिया जाता है इक्वेशन वो आपके पास है log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। दिस इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इक्वेशन। तो इसमें S जो है वो तो स्पीशीज रिचनेस को शो करता है। अब हमने बताना है बेटा Z के बारे में इस इक्वेशन में, तो Z जो है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एंजाइमेटिक कोएफिशिएंट तो देखो गलत है, एंजाइम का तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट पॉसिबल नहीं है, सो इट इज एक्चुअली द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो 30th में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 31st है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीशीज अमंग द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। नीट 2013 का क्वेश्चन है, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी अब ऑन द होल हमने लेना है। ठीक है, तो उसमें हमने बताना है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज इन चारों में से किसकी आपको देखने को मिलती हैं। तो एल्गी, लाइकन, फंजाई, मॉसेस एंड फर्न्स। तो मैक्सिमम नंबर है तो ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है विद द डायग्राम, इट इज द फंजाई। तो 31st का करेक्ट ऑप्शन बनता है सी ऑप्शन। 32 हमारे पास आता है बेटा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, और क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है पीएमटी 2012 में। फर्स्ट है, द डेजर्ट एरिया ऑफ द राजस्थान एंड द गुजरात हैव अ वेरी हाई लेवल ऑफ द डेजर्ट एनिमल स्पीशीज एज वेल एज द न्यूमेरियस रेयर एनिमल, और करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत है आपके पास। लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ द बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी हमारे पास गलत आ जाती है स्टेटमेंट, करेक्ट बतानी है। सी पे चलते हैं, वेस्टर्न घाट हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ द स्पीशीज रिचनेस एंड द एंडेमिज्म। अब ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है 32 में, नाउ दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवरेबल है, जो एनुअल रेनफॉल है, टेम्परेचर है, दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बहुत स्पीशीज, डिफरेंट वेराइटी और बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर देखने को मिलती है। डी ऑप्शन आपके पास गलत है फिर से, तो 32 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 33rd है, द कंट्री हुज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट possess ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रेटेस्ट आपको देखने को मिलता है वो आपने बताना है। तो न्यूयॉर्क में नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है इवन, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ बहुत कम हो जाता है विंटर्स में। तो इट इज़ द एग्जैक्ट आंसर विच इज़ बी, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में मान के चलो कि कम से कम 40,000 से ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो आपको प्लांट्स की देखने को मिलती हैं। ठीक है,
3000 से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ है वो फिश की देखने को मिलती हैं। इवन 1300 से भी ज़्यादा जो वेराइटीज़ हैं वो बर्ड्स की देखने को मिलती हैं। सो वी हैव अ ह्यूज वेराइटी ऑफ द फ्लोरा एंड द फौना, सो दे आर हैविंग द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 33rd में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। 34 है बेटा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड दैट विद इन अ रीजन जो स्पीशीज की रिचनेस है इट increased or decreased or increased up to a limit or decreased up to a limit with increasing explode area। जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोड करते जाओगे तो स्पीशीज रिचनेस आपने बताना है कि बढ़ती है, कम होती है, या एक लिमिट तक बढ़ेगी या एक लिमिट तक कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द अलेक्जेंडर अगर हम ये करते हैं तो एक्चुअल में जो स्पीशीज रिचनेस है वो बेटा हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोड एरिया। डिक्रीज नहीं करेगा, बढ़ेगा। जितना आप आगे जाते जाओगे, एरिया बढ़ाते जाओगे, जोग्राफिकल एरिया देखोगे, स्टडी करोगे, उतना नंबर उनका बढ़ेगा। तो 34 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी द ए ऑप्शन। 35 में बेटा आपको सेम इक्वेशन दिया है, उसमें वैल्यूज आपको दिए हैं, तो आपने स्पीशीज रिचनेस बताना है, मतलब हमने लॉग एस का वैल्यू बताना है। तो फॉर्मूला हम फिर से लिख लेते हैं, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। अब लॉग एस हम लोगों ने पता करना है, स्पीशीज रिचनेस हम पता करेंगे। लॉग सी आप लोगों को गिवन है, यहाँ पर सी का वैल्यू दिया है 0.8, z का वैल्यू हमारे पास है 0.3 और log a हमें दिया है यहाँ पर 4। तो इट इज 0.8 प्लस 1.12। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर तो इट विल बिकम 1.12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ log s अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन एंड द वैल्यूज। तो ऑब्वियसली बेटा ए में 3.76 है, बी 100 है, सी 4.2 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना 35 में डी ऑप्शन। फिर आता है 36, द वैल्यू ऑफ द जेड लाइज इन द रेंज ऑफ दिस रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप। तो किस रेंज में z की वैल्यू जो है वो वेरी करती है अगर हम उसको किसी टेक्सोनोमिक ग्रुप के लिए स्टडी करते हैं। वैल्यू और जो रेंज है वो आपको लर्न करनी है। इट इज़ 0.1 से लेके 0.2 एज इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी बेटा। ठीक है, सो 0.5 टू 0.7 या बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत है। डायरेक्टली आपको वैल्यू देखना है 0.1 से लेके 0.2। तो 36 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, डी ऑप्शन। 37 है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ द टेक्सा अपीयर एज व्हाट। आप अगर एक तरफ लेते हो वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा और एक तरफ आप लेते हो स्पीशीज रिचनेस, तो दोनों के रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। सिग्मोइड कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मोइड कर्व नहीं है इसका आंसर। इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। That is the curve which is obtained when you study the relationship between the species richness and the area for a wide variety of the taxa. तो 37 में जो correct option बनता है that will be the C option. 38 में हमारे पास है, on the logarithmic scale the species area relationship is a straight line described by the equation. logarithmic scale में अगर हम देखें तो straight line आती है हमारे पास, तो उसमें इक्वेशन क्या दी जाती है? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था log s is equal to log c plus z log a. That is the equation which is given for on the logarithmic scale. तो 38 में करेक्ट ऑप्शन बेटा C बनेगा आपके पास। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन यहाँ पर हुआ C। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 पे देखते हैं। 39 पे हमारे पास है, द मेडिसिनल प्लांट रॉवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द हिमालयन रेंज शोइंग द वेरिएशन इन टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल कॉल्ड रिजरपाइन विच इज प्रोड्यूस। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? तो पहली बात है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज में प्लांट तो आपको सेम मिलता है, स्पीशीज भी उसकी सेम है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल का कंसंट्रेशन है और उसकी जो पोटेंसी है वो वेरी करती है। तो इट इज़ नॉट अ स्पीशीज डाइवर्सिटी।
स्पीशीज डाइवर्सिटी होता फिर तो स्पीशीज ही अलग होता हमारे पास, बट दैट इज द सेम वन. बायोडाइवर्सिटी आप इसको नहीं बोल सकते. क्लियर. और यहाँ पर बेटा थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंज or difference at the level of gene. That is why there is a difference in the potency and the concentration of that chemical which is coming from the raw wolfia. तो यहाँ पर 39 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. 40th आता है बेटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट द कम्युनिटी लेवल एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स. सो सिलेक्ट द करेक्टली मैच ऑप्शन फॉर द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. पहला हमें दिया है अल्फा डाइवर्सिटी. इट इज अ डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटीज. बीटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम कम्युनिटीज. गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओवर द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया. तो करेक्ट मैच बताना है, तो इसमें जो सी आपके पास है दैट इज द करेक्ट मैच फॉर द क्वेश्चन नंबर 40. 41 है फ्रॉम द लो लैटिट्यूड टू द हाई लैटिट्यूड बायोडाइवर्सिटी. लो लैटिट्यूड से अगर आप हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हो तो बायोडाइवर्सिटी बेटा डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली 2 फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, लाइट एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लाइट प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस फ्रॉम द लो लैटिट्यूड टुवर्ड्स द हाई लैटिट्यूड. इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, सेम नहीं रह सकता. फ्लक्चुएट कर रही है कंडीशन तो बायोडाइवर्सिटी भी फ्लक्चुएट करेगा. तो डी ऑप्शन भी आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो 41 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए ऑप्शन. 42 है बेटा ट्रॉपिक्स, जिसमें कि स्पीशीज होती हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट और द पोलर रीजन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक. 42 नंबर क्वेश्चन को अगर आप चेक करो तो उसमें जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो टेम्परेट और पोलर. अब पोलर रीजन में ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत कम है, लाइट भी प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी या स्पीशीज का नंबर कम होगा और ट्रॉपिक में ज़्यादा होगा. ट्रॉपिक कंटेन मोर, तो फर्स्ट ऑप्शन है लेस, जो कि गलत है. सेकंड ऑप्शन है इक्वल, बराबर तो नहीं हो सकता, होगा ज़्यादा, तो सी ऑप्शन है मोर. तो 42 का करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास सी ऑप्शन. 43rd है बेटा विच ऑफ द बिलो मैंशनड रीजन एग्जिबिट द लेस सीजनल वेरिएशन. लेस सीजनल वेरिएशन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लेस सीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक के केस में. टेम्परेट में वेरिएशंस आती हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और लाइट में, एल्पाइन में भी आती हैं, तो डी हम नहीं कर सकते. तो करेक्ट ऑप्शन जो बना 43rd में दैट विल बी द ए ऑप्शन. 44 है व्हाट इज द कॉमन टू द टेक्निक्स गिवन बिलो. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द बॉडी. क्रायो प्रिजर्वेशन में लो टेम्परेचर पे स्टोरेज किया जाता है गैमीट का, सीड्स का. टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक जिसमें हम माइक्रो प्रोपिगेशन टर्म यूज करते हैं. तो इनके लिए कॉमन टर्म हमें बतानी है. पहला है कि ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मैथड. इन सीटू तो नहीं है, ऑल आर एक्स सीटू कंजर्वेशन मैथड, जो कि बिल्कुल ठीक है. सी है और रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस. लार्ज स्पेस सब में नहीं चाहिए, तो ये गलत है यहाँ पर. ऑल मैथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सब में हम एक्सटिंक्ट का ही प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन करें. तो ऑल आर एक्स सी टू कंजर्वेशन मैथड दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 44. 45th है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ. प्लैनेट अर्थ का लंग्स किसको बोला जाता है? मतलब एक तरीके से मान के चलो ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम देयर. दे हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ द होल प्लैनेट अर्थ, बिकॉज बहुत मैक्सिमम अमाउंट में डाइवर्सिटी है, प्लांट हैं, तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास. टाइगा फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पर, टुंड्रा फॉरेस्ट भी नहीं है, इट इज़ एक्चुअली द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट. अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज दैट area where you can find the maximum biodiversity, a very suitable temperature and the climatic condition for the growth of the flora as well as fauna. क्लियर? तो वहाँ पर मैक्सिमम वेराइटी आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगी, ह्यूज नंबर, एवरी टाइप ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट एक्चुअली प्योरीफाई द एटमॉस्फियर. So it is not the D rainforest, it is actually the C that include the Amazon rainforest. तो 45 में जो करेक्ट ऑप्शन बनता है that will be the C option. Clear?
So this include all the previous year practice question and the other important questions of the topic of biodiversity and conservation. So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.